नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि विश्व में महामारी कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान किया है। इसलिए मेरी सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करें। प्रिय दोस्तों, जैसा कि निदेशालय के आदेशानुसार इतिहास विभाग डीएवी कॉलेज चीका से डॉक्टर राजेंद्र सिंह आपके समक्ष प्रस्तुत विषय का टॉपिक बीए फाइनल 5वें सेमेस्टर के लिए प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था का विस्तार कैसे हुआ और भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर इसका विस्तार कैसे हुआ, इसके विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था क्या है? प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था क्या है, इसके उद्देश्य और इसकी परिस्थितियाँ। पहले प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था क्या है? जैसा कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप एक कृषि प्रधान देश था। यूरोप के लगभग 80% लोग गांव में रहते थे तथा वे मुख्यतः कृषि कार्य करते थे। परंतु आधुनिक यंत्रों के अभाव में खेती पिछड़ी हुई थी और न ही औद्योगिक विकास हुआ। इसी दौरान यूरोप में जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। पंद्रहवीं 16वीं शताब्दी में यूरोप के वासियों के द्वारा की गई खोज यात्राओं से आधुनिक युग का श्रीगणेश हुआ और इस शताब्दी से पहले विश्व के बहुत से लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका के देशों से अनभिज्ञ थे। किसी ने भी अटलांटिक महासागर को पार करने का साहस नहीं किया। जहाज छोटे और असुरक्षित थे। समुद्री लुटेरे लूट लेते थे। जहाज़ों के असुरक्षित होने के कारण समुद्री व्यापार और यात्रा करना कठिन था। राजाओं की ओर से कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती थी। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण लोगों में अंधविश्वास फैला हुआ था। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन के कुछ साहसी नाविकों ने यह कदम बढ़ाया और एक प्राचीन औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया और इसी व्यवस्था को प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था कहा जाता है। इस विषय पर प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर अरुण भट्टाचार्य ने लिखा कि 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान की गई भौगोलिक खोजों ने विश्व को एक नई दिशा प्रदान की और जिससे मानवीय जीवन में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और इसी व्यवस्था को प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था कहा जाता है। प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था और परिस्थितियाँ क्या थी और उनके विस्तार के क्या कारण थे, इस विषय पर प्रस्तुत वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्धों का प्रभाव, जैसे कि आपको मालूम है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था और इसके बाद यूरोप में इस्लाम धर्म का प्रचार होने लगा। शीघ्र ही ऐसा होने लगा कि मुसलमान पूरे यूरोप पर इस्लाम धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं और वे बल्कान प्रदेशों पर अधिकार करके इसके आगे यूरोप के केंद्र तक पहुंच जाएंगे। और इस खतरे को देखते हुए ईसाई जगत और इस्लाम जगत के बीच एक लंबा संघर्ष चला और जिसमें सैनिक और आर्थिक और धार्मिक प्रतिस्पर्धा कायम हो गई। इस्लाम के विरुद्ध धर्म युद्धों के समय स्थिति और गंभीर हो गई थी। मुसलमानों ने दक्षिण यूरोप के उन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था जिन पर ईसाइयों का अपना अधिकार था। परंतु धर्म युद्धों में भाग लेने वाले शक्तियों के उद्देश्य में एकता न होने के कारण यह स्थिति कमज़ोर हो गई और जिससे यह आंदोलन कमज़ोर हो गया और धीरे धीरे धर्म युद्धों का प्रभाव बढ़ता गया और जो यूरोपियन जो लोग थे वो दूसरे प्रदेशों की ओर आकर्षित होने लगे। इससे प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था का विस्तार होने लगा। दूसरा नंबर, भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें उस समय
15वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल के साहसी नाविकों ने समुद्र पार जाने के प्रयास किए। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल यूरोप का पहला देश था जिसने पूर्व के समुद्र जो मार्ग थे उन पर अपना अधिकार कर लिया था, और इन समुद्री खोजों ने पुर्तगाल जैसे छोटे से देश को विश्व का सबसे बड़ा सामुद्रिक देश बना दिया था। पुर्तगाल के व्यापारियों ने शराब, मछली, मसाले इत्यादि के लिए व्यापार करना शुरू कर दिया, और ये व्यापार उन्होंने अफ्रीका इत्यादि देशों में करना आरंभ कर दिया। इसी दौरान कुतुबनुमा, दिशा सूचक यंत्र, मानचित्र, दूरबीन, नए नए जहाज़ों की खोज से समुद्र की जो यात्रा थी वो आसान हो गई, और साहसी नाविकों ने दूसरे प्रदेशों और दूसरे महाद्वीपों में जाना आरंभ कर दिया, जिससे यात्रा आसान हो गई और इससे व्यापार धीरे धीरे उनका बढ़ने लगा। इसके बाद तीसरा नंबर था जनसंख्या में वृद्धि। 15वीं शताब्दी में यूरोप में जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई। उस समय स्पेन, पुर्तगाल की जनसंख्या 90 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख, इटली की जनसंख्या 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख, फ्रांस की जनसंख्या 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 80 लाख, और ब्रिटिश द्वीप समूह की जनसंख्या 50 लाख से 70 लाख तक पहुंच गई थी। इतनी बड़ी जनसंख्या विस्तार या वृद्धि होने के कारण धीरे धीरे संसाधनों का अभाव हो गया, और इन संसाधनों की आपूर्ति के लिए इन देशों को दूसरे महाद्वीपों की ओर झांकना पड़ा, जिससे यह प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। इसके बाद राजनीतिक परिवर्तन मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था थी, और 14वीं-15वीं शताब्दी में सामंत व्यवस्था का पतन हो गया, और इस पतन के बाद यूरोप के देशों में राजतंत्रात्मक प्रणाली का आरंभ हुआ। राजतंत्र प्रणाली से इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि देशों में नई नई सरकारों का गठन हुआ, और इन सरकारों को धन की आवश्यकता थी। धन की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए इन्होंने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के महाद्वीपों की ओर जाना आरंभ कर दिया, जिससे प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था का आरंभ हुआ। इसके बाद आता है ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। समुद्र पार साम्राज्य स्थापित करने में ईसाई धर्म के प्रचारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में ईसाई धर्म पूरी तरह से फैल गया था। इसके बाद ये अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, और अनेकों ईसाई मिशनरियों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि महाद्वीपों में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार किया, और धर्म के प्रचार के साथ साथ इन्होंने व्यापार के नए नए मार्ग खोजे, जिससे प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था को बढ़ावा मिला। इसके बाद नेक्स्ट है संचार के साधनों का विकास। 15वीं-16वीं शताब्दी में संचार के साधनों का विकास हुआ। स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन इत्यादि देशों के शासकों ने सड़कों का निर्माण किया, दिशा सूचक यंत्रों की खोज की, यूरोप के जहाज विशाल महासागरों में जाने लगे, और इसी समय नए समुद्री मार्गों का भी की खोज हुई। जहाज़ों और नौकाओं का विकास हुआ। जैसे जैसे इनका विकास हुआ, नए नक्शे बन गए और समुद्री यात्राएं आसान हो गई। समुद्रों की लंबाई चौड़ाई के बारे में पता लग गया, और इससे उनके जैसे कि टालमी की ज्योग्राफी से 1477 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इससे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की समुद्र की लंबाई चौड़ाई के बारे में जानकारी मिली। तो इससे नए नए समुद्री मार्गों का विस्तार हुआ, और इससे प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था को बढ़ावा मिला। इसके बाद बाजारों की आवश्यकता। 15वीं शताब्दी में मध्य सागरीय देशों का व्यापार संतुलन बिगड़ गया था। इटली जैसे देश यूरोपीय देशों की आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं कर सकते थे, इसलिए इस आपूर्ति को एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देश
आपूर्ति को पूरी कर सकते थे और उन्होंने इन देशों की और अपनी व्यापारिक गतिविधियों और बाजार की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करने के लिए नए नए स्थान खोजे, बाजार खोजे और जिससे उन्होंने प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था का बढ़ावा मिला। नंबर नेक्स्ट है व्यापारिक कंपनियों का योगदान। व्यापारिक कंपनियों का योगदान 15वीं-16वीं शताब्दी में पुर्तगाल, डच, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों ने बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना की और इन कंपनियों का उद्देश्य समुद्र पार व्यापार पर एकाधिकार करना था। सबसे पहले इन्होंने अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप देशों में जाकर वहाँ की सरकारों से समझौते किए, रियायतें मांगी और उन्होंने धीरे धीरे उन देशों की कंपनियों को जगह दी और वहाँ पर बस्तियाँ बसाई, धीरे धीरे प्राचीन औपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार से प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था के उद्देश्य या परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है और इन्हीं उद्देश्यों में आर्थिक उद्देश्य का भी एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि बगैर आर्थिक उद्देश्य के कोई भी कंपनी कहीं नहीं जाती थी। इसलिए आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी ये कंपनियों ने धीरे धीरे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देशों में जाकर अपनी बस्तियां बसाई और व्यापार आरंभ कर दिया। इस प्रकार से प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था का वर्णन कारणों का वर्णन इस प्रकार से किया। इसके बाद आता है पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था का विस्तार। जो प्राचीन व्यवस्था कायम हो गई, समुद्र मार्ग से उनका विस्तार हो गया और धीरे धीरे इन्होंने अपना विस्तार कैसे किया और उसका विस्तार इस प्रकार से किया जाता है। प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था सबसे पहले अफ्रीका में पुर्तगाल का विस्तार। अफ्रीका में पुर्तगाली जो लोग थे वो अफ्रीका में कैसे गए और उन्होंने अपना विस्तार कैसे किया। पुर्तगाल के पास एक लंबा समुद्री तट, विशाल जनसंख्या और सामंती हस्तक्षेप से मुक्त एक शक्तिशाली व्यापारिक मार्ग था। पुर्तगाल के शासक व्यापक और लाभप्रद सोने, चांदी, मसाले और गुलामों के व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते थे। उन्होंने इस कार्य में कुछ हद तक सफलता प्राप्त भी कर ली थी और उन्होंने अपना पहला लक्ष्य उत्तर पश्चिम अफ्रीका को बनाया, जहां जनसंख्या में अधिकतर मुसलमान रहते थे और 1415 में पुर्तगालियों ने सियोटा के छोटे से किले और नगर पर सामुदायिक आक्रमण करके मुसलमानों के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान को धर्म युद्ध का नाम दिया और अब उसके लक्ष्य बहुत सीमित थे। इनका मुख्य उद्देश्य मुर्रो द्वारा अधिकृत बंदरगाह को नष्ट करना था और भूमध्य सागर के व्यापार पर अधिकार करना था। इस प्रकार से जिब्राल्टर के किले पर आक्रमण करने के उद्देश्य से उन्होंने अपना एक सैनिक अड्डा बनाया और अफ्रीका की खोज को प्रोत्साहन दिया। धीरे धीरे अफ्रीका के प्रदेशों में वो पुर्तगाली लोग निग्रो लोगों को पकड़ कर ले जाते थे और धीरे धीरे दास बनाकर उन्हें अपने देश में ले जाते थे और उन्हें वहाँ पर बेच देते थे। उन दासों से कृषि कार्य या जंगलों की सफाई इत्यादि के कार्य, घरों के काम करवाए जाते थे, जिससे पुर्तगाली धीरे धीरे दास व्यापार को बढ़ावा देने लगे। इसके बाद एशिया में पुर्तगाली विस्तार। एशिया के देशों में पुर्तगाली जो लोग थे वो कैसे आए और उनका विस्तार कैसे हुआ, इस विषय में 1482 में राजा जॉन द्वितीय ने अफ्रीका की दक्षिण सीमा का पता लगाने के लिए एक बार फिर कोशिश की। कई बार वो असफल हुए और 1487 में बार्थोलोम डियाज ने आसान द्वीप की खोज करने में सफलता प्राप्त की। 1487 में पुर्तगाल के शासक ने नाविक को हिंद महासागर के बारे में खोज करने के लिए भेजा और वह लेवांट होते हुए भारत के मालाबार तट पर पहुंचा
और उसके द्वारा मालाबार तट के बारे में दी गई सूचना वास्को डी गामा के लिए बड़ी सहायक सिद्ध हुई। और इसके बाद वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की और वह 20 मई 1498 को भारत के पश्चिम तट पर कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा और उसने 1498 में भारत की खोज की। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में धीरे धीरे अपना विस्तार आरंभ कर दिया। इसके बाद अटलांटिक क्षेत्र या उत्तर व दक्षिण अमेरिका में पुर्तगाली विस्तार। अटलांटिक क्षेत्र में पुर्तगालियों का विस्तार। पुर्तगालियों ने अटलांटिक में द्वीपों की खोज में बहुत रुचि दिखाई। एंटीला धन धान्य से परिपूर्ण एक क्षेत्र था जिसकी खोज करना हर नाविक का सपना था। और इस समय कोलंबस अपने इंटरप्राइजेज ऑफ द इंडीज नामक जहाज से अनेक बाधाओं को पार करते हुए अमेरिका के तट पर पहुंचा और उसने वहां पर जाकर अमेरिका की खोज की। 1492 में अमेरिका की खोज की और इसे इंडीज का नाम दिया गया। इसके बाद पुर्तगालियों की विदेशी व्यापार स्थिति एक बिचौली की तरह हो गई और धीरे धीरे उन्होंने औपनिवेशिक व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाना आरंभ कर दिया और इस कारण पुर्तगालियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। उसका व्यापार गुलामों की आपूर्ति करने की खेती तक ही सीमित रहा। फिर भी औपनिवेशिक राजस्व के रूप में अकेले ब्राज़ील से 1711 ईस्वी में 72,000 पाउंड और 1750 में 9 लाख पाउंड प्राप्त किए। इस प्रकार से प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था का विस्तार हुआ। उत्तरी अमेरिका में रहने वाले मूल निवासी और उनके जीवन के बारे में भी इसमें वर्णन किया जाता है। मूल निवासी कैसे थे और उनके बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार से की जाती है। मूल निवासी उत्तरी अमेरिका से क्या अर्थ है? पहले उत्तरी अमेरिका का अर्थ क्या है? उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय से लेकर कर्क रेखा तक एवं प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसके पश्चिम में एरिजोना नेवाडा के मरुस्थल हैं। यहाँ की सेरा नेवाडा पर्वत स्थित है। पूर्व में विशाल मैदान जिले मिसिसिपी, ओहियो, अप्पालाचिया पर्वतीय घाटियाँ स्थित है। इसके दक्षिण में मैक्सिको स्थित है, कनाडा के 40% प्रदेश में। और उत्तरी अमेरिका के अनेक क्षेत्र तेल, गैस और विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, मक्का और मछली उद्योग है। ये था उत्तरी अमेरिका क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका क्षेत्र कैसा है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर रहने वाले लोग, वहाँ के मूल निवासी और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में मानव का आगमन कब हुआ, इस बारे में जानकारी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उत्तरी अमेरिका के सबसे प्रथम निवासी 30,000 वर्ष पहले एशिया से बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते आए। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। उत्तरी अमेरिका में हमें जो सबसे प्राचीन मानव आकृति मिली वह 11,000 वर्ष पुरानी है। यह एक तीर की नोक की जैसी है और उत्तरी अमेरिका में लगभग 5,000 वर्ष पूर्व जलवायु में स्थिरता आई और जिससे यहाँ जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हुई। इसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उनकी जीवन शैली कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, भोजन क्या खाते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं, भाषा और ज्ञान उन्हें कैसा है।
यूरोप वासियों के आगमन से पहले उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी नदी घाटियों के आसपास रहते थे। वे समूह बनाकर रहते थे और ये लोग मांस खाते थे, जंगली भैंसों की तलाश में लंबी लंबी यात्राएं करते थे। ये भोजन केवल सीमित मात्रा में लेते थे, जितने की जरूरत होती थी इतना ही ये पैदा करते थे। इसके अलावा इनको संचित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते थे। इनकी अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, केवल उतना ही उत्पादन करते थे जो उनके निर्वाह के लिए आवश्यक होता था। इसके अलावा ये वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। ये लोग नदी के किनारे इकट्ठे होकर आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे से वस्तुएं लेते देते रहते थे। और इसके अलावा इन लोगों को भाषा का ज्ञान भी था। ये लोग कई प्रकार की भाषाएं बोलते थे और इनको समय की गति और जलवायु तथा प्राकृतिक नियमों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अच्छा ज्ञान था। और ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपना मौखिक ज्ञान आगे देते रहते थे। इस प्रकार की व्यवस्था भाषा और ज्ञान की इनकी थी। इसके बाद यूरोपियनों से मुकाबला अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेज आए और उनसे वस्तुओं का लेन देन कैसे किया। में क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद स्पेन और पुर्तगाल ने मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में अपने उद्योग स्थापित किए। वहाँ से मिले विशाल सोने चांदी का समाचार पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गया और धीरे धीरे अंग्रेज फ्रांसीसी भी अटलांटिक पार अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आकर्षित हुए और इन दोनों का धीरे धीरे आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के युद्ध भी होने लगे, लेकिन इनका मुख्य मुकाबला उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों से था। और उन्होंने कैसे मुकाबला किया। यूरोपीय व्यापारी अब उत्तरी अमेरिका पहुंचने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि स्थानीय लोग मिसिसिपी नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं और वे वहां पर वस्तुओं का लेन देन करते हैं। अंग्रेजों ने उनसे मेल मिलाप बढ़ाने के लिए मोटे मोटे कंबल, शराब इत्यादि उन लोगों को देनी आरंभ कर दी और ये लोग बदले में उनको तंबाकू इत्यादि दे देते थे, जिससे अंग्रेजों को तंबाकू से परिचय हुआ और तंबाकू की आदत पड़ गई। संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार कैसे हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अंग्रेज थे उन्होंने धीरे धीरे अपना विस्तार कैसे किया और विस्तार के लिए उन्होंने कैसी नीति अपनाई। 18वीं सदी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के नाम से जाने जाने वाले देश अस्तित्व में आए। ब्रिटेन ने अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 उपनिवेशों की स्थापना की और 1776 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध के अंत में 1783 में तक यह युद्ध चला और इसमें अमेरिकी उपनिवेशों की जीत हो गई और इस प्रकार स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में आया और अपनी स्वतंत्रता के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन बहुत कम क्षेत्र था। अपनी मौजूदा स्थिति में पहुंचने के लिए
संयुक्त राज्य अमेरिका को काफ़ी लंबे समय तक पश्चिम की ओर अपना विस्तार करना पड़ा। उसने सबसे पहले 1803 में फ्रांस से लुजियाना को खरीदा, इसके बाद रूस से अलास्का खरीदा और दक्षिण का भाग अधिकांश मैक्सिको के साथ युद्ध करके जीता। इस प्रक्रिया में मूल निवासियों को बार बार उजड़ना पड़ा और किसी को यह विचार नहीं आया कि इन प्रदेशों के रहने वाले मूल निवासियों की इच्छा को जाना जाए। जैसे कि वो पश्चिमी सीमा खींची रहती थी, वैसे वैसे मूल निवासियों को भी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता था और 1892 ईस्वी में जाकर अमेरिकी फ्रंटियर का अंत हुआ और इसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। बेदखली के ढंग, जो मूल निवासी थे उनको बुरे ढंग से बेदखल किया जाता था, उनके साथ अत्याचार किए जाते थे और चिराकी एक यूरोप की जो अमेरिका की एक जाति थी उसके प्रति भी उन्होंने अन्याय किया और रिजर्वेशंस या मूल निवासियों का प्रतिरोध भी उनको सहना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे जो अमेरिका में यूरोपियनों का विस्तार होता गया और बाद में गोल्ड रश की प्रक्रिया आरंभ हुई। गोल्ड रश में उद्योगों का विकास हुआ। दक्षिण अमेरिका की भांति उत्तरी अमेरिका के बारे में यह आशा की जाती थी कि वहाँ सोने के भंडार है। 1849 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सोने के कुछ सबूत प्राप्त हुए। गोल्ड रश की इस घटना के बाद अमेरिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसके बाद रेलवे लाइन बिछाने का काम आरंभ हुआ और इस कार्य के लिए हजारों चीनी श्रमिकों को लाया गया। 1870 ईस्वी तक बड़े पैमाने पर रेलवे का निर्माण किया गया। 1850 ईस्वी में कनाडा में रेलवे का निर्माण पूरा कर लिया गया था और इस विषय पर स्कॉटलैंड के एक प्रवासी ने बताया कि पुराने राष्ट्र गुर्गा की चाल से चलते हैं और नए गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहे हैं। रेलवे निर्माण के साथ साथ रेलवे के अन्य सामान बनाने के कारखाने भी लगाए गए और इससे कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। उद्योगों के दो प्रमुख उद्देश्य थे, विकसित रेलवे का सामान बनाना ताकि दूर दूर के स्थानों को तेज परिवहन से जोड़ा जा सके, ऐसे यंत्रों का उत्पादन करना जिससे खेती का आधुनिकरण हो और खेती के लिए बहुत से जंगलों को साफ किया गया। खेती का विस्तार हुआ और 1890 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगली भैंसों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया और इस प्रकार से शिकार वाली दिनचर्या समाप्त हो गई और एक आधुनिक अमेरिका देश के विश्व के सामने आया। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।